नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आज की पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है नवरात्र से पहले आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है। आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में आखिर हजारों लाखों मुसलमानों की भीड़ क्यों सड़क पर उतरी है, क्यों बवाल और हंगामा हो रहा है। कल से नवरात्र शुरू है, उससे पहले यह हंगामा, वजह बताऊंगा, और नवरात्र पर आखिर राज्यों ने कौन सी गाइडलाइंस जारी की है जिसका पालन अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, दूसरी खबर जिसकी हम बात करेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण का असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ने वाला है। अब से कुछ वक्त में सूर्य ग्रहण होने वाला है, कब से कब तक सबसे ज्यादा तीव्र रहेगा, क्या जिंदगी में कोई असर डालेगा, क्या फायदा कुछ नुकसान होगा, यह भी आपको बताऊंगा। ज्योतिष क्या कहता है और विज्ञान क्या कहता है यह भी बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, महाबचत का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 बजे देश के सामने आए। पीएम ने क्या कहा आपको बताऊंगा। कल से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। क्या सस्ता और क्या महंगा मिलेगा, कौन सी चीज कितने की मिलेगी आपको अब नए रेट पर। अगर आपको नए रेट पर चीज नहीं मिल रही है, यानी पुरानी एमआरपी पर मिल रही है, तो आपको कहां शिकायत करनी है यह भी बताऊंगा। अगली बड़ी खबर आपको बताऊंगा, चौथी खबर कि जुबीन की मौत मिस्ट्री। जुबीन गर्ग, सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के बाद आज उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी। हजारों लाखों लोग सड़कों पर थे, खुद हेमंता बिस्वा शर्मा भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन कौन है जो कह रहा है कि जुबिन की मौत में कोई मिस्ट्री है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, और आखिर में बात करूंगा पांचवी खबर की। मोदी की मां को इस बार आरजेडी के मंच से गाली दी गई है। इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस के मंच से गाली दी गई थी, अब तेजस्वी यादव मंच से बोल रहे थे और पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जा रहे थे। एक बार फिर से आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के लिए बड़ा नुकसान बिहार में हो सकता है। क्या कहा गया मंच से आपको बताऊंगा, सियासतदान क्या कह रहे हैं, और यह बिहार चुनाव में मुश्किलें बढ़ाएगा महागठबंधन की। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइन। कल से जीएसटी की नई दरें लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले टैक्स कटौती गरीबों के लिए डबल बोनंजा है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी पर जोर दिया। बिहार में बीजेपी ने वीडियो जारी कर फिर लगाया मोदी की मां को गाली देने का आरोप। बीजेपी ने वीडियो जारी कर कहा तेजस्वी यादव के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल। आरजेडी ने वीडियो से छेड़छाड़ का दावा कर जांच की मांग की। बीएमसी चुनाव में आधी सीटों पर लड़ सकते हैं उद्धव और राज ठाकरे। महाराष्ट्र के दूसरे निकायों में उद्धव ठाकरे की हिस्सेदारी होगी 60%। महाराष्ट्र के वर्धा में इंदिरा गांधी की मूर्ति पर अज्ञात शख्स ने बांधा शिवसेना का झंडा। युवा संघर्ष मोर्चा ने मूर्ति को धोकर माला पहनाई। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जवानों ने दोपहर से आतंकियों को घेरा। नागपुर में कॉलेज इवेंट के दौरान कार की खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल है। लापरवाही का वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने मानी गलती। कानपुर एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में चूहा दिखने के बाद मच गया हड़कंप। चूहे को ढूंढने के लिए यात्रियों को उतारा, तय वक्त पर उड़ान नहीं भर पाया विमान। हरियाणा के हिसार में एयर शो का आयोजन। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने दिखाया करतब। एयरफोर्स के हॉक T1 विमानों ने आसमान में बनाया तिरंगा। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में एक्शन में आई मुंबई पुलिस। अभिनेत्री के मुंबई वाले घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बरेली पुलिस के इनपुट पर कार्रवाई। मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई देने उमड़ी लाखों लोगों की भीड़। गुवाहाटी से पुणे तक प्रशंसकों में मातम। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान गई थी जान। मिथुन मनहास हो सकते हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। दिल्ली टीम के कप्तान रहे मनहास ने नहीं खेला है कोई इंटरनेशनल मैच। घरेलू मैचों में बना चुके 9000 रन। एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की फिर बेइज्जती। सुपर 4 मुकाबले में टॉस के वक्त भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आज भी नहीं मिलाया हाथ। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है
नवरात्रि से पहले भारी बवाल। कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। लगभग पूरे देश में नवरात्र मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए देश के हर राज्य में हो क्या रहा है। सबसे पहले दिखाऊं मैं आपको यूपी की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सड़क पर क्यों उतरा? आज प्रदर्शन कर रहा था और यहां सर तन से जुदा के नारे भी लग रहे थे। तस्वीर मैं आपको यूपी के भदोही की दिखा रहा हूं, और सिर्फ भदोही नहीं, यूपी नहीं, अगली तस्वीर देखिए, यह महाराष्ट्र की तस्वीर है। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। तस्वीर देखिए, यह तस्वीर लखनऊ की दिखा रहा हूं। लखनऊ में भी महिलाएं सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन कर रही हैं। अब आपको वेस्ट बंगाल लिए चलता हूं। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। मुंबई चलिए, मुंबई के से पहले कानपुर की तस्वीर देखिए। कानपुर में भी लोग सड़कों पर उतरे। अब आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। यह मुंबई की तस्वीर है। मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है यह भी आपको बताऊंगा। नारे तकबीर, तेरे नाम पर, तेरे नाम पर, आका तेरी इज्जत पर, नारे तकबीर, नारे। महाराष्ट्र के आपको लातूर लिए चलता हूं। यह लातूर की तस्वीर है। लातूर में भी प्रदर्शन हो रहा था। यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। ये रजा एकेडमी ने भी प्रदर्शन किया है। मुंबई की रजा एकेडमी। हाथ में पोस्टर देख रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है आई लव मोहम्मद। बस इसी पर सारा हंगामा शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से। नवरात्र से पहले देश के कई शहरों में बवाल शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतर आए। ओवैसी से लेकर अबू आजमी जैसे नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। एक बैनर से ऐसा बवाल शुरू हुआ कि यूपी से मुंबई तक हंगामा मच गया। कहीं सर तन से जुदा किनारे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं आई लव मोहम्मद की आवाज बुलंद की जा रही है। पूरा देश जब उत्सव के माहौल में डूबने की तैयारी में है, तब एक बैनर विवाद और बवाल की चिंगारी बन गया है। और ये सेंसिटिव इसलिए भी है कि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। उससे पहले लोग
को उकसाया जा सकता है और माहौल खराब किया जा सकता है। देखिए हुआ क्या, क्यों ये बवाल पूरा। ये जो पोस्टर देख रहे हैं इसमें लिखा आई लव मोहम्मद। उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस विवाद की शुरुआत हुई। यहां पर 4 सितंबर को 12 वफात मनाया गया था। इसी दौरान आई लव मोहम्मद का इस तरह का साइन बोर्ड लगाया गया, लेकिन इस साइन बोर्ड का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। हिंदू संगठनों का कहना था कि मुसलमानों ने नई परंपरा की शुरुआत कर रही है। मामला इतना बिगड़ा कि हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ गए और बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, नारेबाजी हुई, दंगे जैसे हालात बन गए। पुलिस ने आई लव मोहम्मद लिखने वाले 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का विरोध होने लगा। 10 दिन बाद ओवैसी भी मैदान में आए। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इसका कड़ा विरोध किया। लिखा अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है तो हर सजा मंजूर है। ओवैसी के इस पोस्ट के बाद आगरा, भदोही समेत 30 शहरों में प्रदर्शन हुए। अब यूपी के बाहर भी कई राज्यों में मुस्लिम सड़कों पर उतर आए। आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथों में लेकर एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। सुनिए, अबू आजमी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सपा के नेता कानपुर में थे, क्या कह रहे हैं। आई लव मोहम्मद तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलो, मेरे पर भी एफआईआर कर दो। मोहम्मद जितने मोहम्मद जो आए थे दुनिया में, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, वो रहमतुल आलमीन पूरे आलम के लिए एक रहमत लेकर आए थे। रसूलुल्लाह के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे। इतना एफआईआर करना हो करो, लेकिन आई लव मोहम्मद। आपकी कचहरी और आपके पुलिस स्टेशन भर जाएंगे एफआईआर से, मगर कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो हम सब पे एफआईआर कीजिए। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करना या लिखना या बोलना अगर गुनाह है तो हम तमाम उम्मत मुस्लिमा इस गुनाह को करने के लिए तैयार है। कल भी खामोश नहीं थे, आज भी खामोश नहीं बैठेंगे, क़यामत तक इंशाल्लाह खामोश नहीं बैठेंगे। हमें किसी भी हाल में अपने आका की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। क्या मोहब्बत में हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते? तो लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम लोग को अपने धर्म में मनाना है, कोई दूसरा भी हम लोग ना ये सब ना बोले। अब सवाल यह पुलिस के लिए चुनौती है कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न खराब हो जाए, इसलिए तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। पिछली बार नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद कर दी गई थी कई शहरों में। इसी तरह अगली तस्वीर देखिए, दिल्ली में मांग हो रही है। बाकायदा बीजेपी के विधायक ने चिट्ठी लिखी है और यह तरविंदर सिंह मारवा की चिट्ठी है जो सीएम रेखा गुप्ता को लिखी गई है। आइए आपको बताऊं इस चिट्ठी में क्या लिखा गया और किस राज्य में क्या मांग की गई है। सबसे पहले महाराष्ट्र में देखिए, नवरात्रि पर गरबा पंडाल में वीएचपी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पंडाल में प्रवेश से पहले तिलक, रक्षा सूत्र देखने की तैयारी है। देवी देवताओं की पूजा के बाद ही पंडाल में एंट्री का नियम बनाया है। दिल्ली में नवरात्रि में मीट दुकानें बंद कराने की मांग की गई है। विधायक तरविंदर और करनैल सिंह ने सीएम को पत्र लिखा है। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स को भी चिट्ठी लिखी गई है। इन कंपनियों से नवरात्रि में नॉनवेज ना बेचने की अपील की गई। यूपी, काशी समेत कई शहरों में मीट दुकानें बंद करने के आदेश हैं। ये आदेश नगर निगम प्रशासन की तरफ से जारी हुए। नियम तोड़ने पर जुर्माना, दुकान सील करने के आदेश हैं। मंत्री रघुराज ने पूरे यूपी में दुकानें बंद करने की मांग की है। योगी से अपील की है कि सावन की तरह नवरात्रि में नियम लागू हो। हरियाणा, गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। जिले में सभी मांस मछली की दुकानें बंद कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश, देवास समेत कुछ जगहों पर मीट दुकानें बंद करने के आदेश हैं। ये आदेश जिला और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। उज्जैन गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई गई है। कलावा, तिलक, मोबाइल चैट देखने के बाद ही गरबा पंडालों में एंट्री मिलेगी। तैयारी है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। उनको समझना होगा, हमारी आस्थाओं को समझना होगा। अगर हम उनकी आस्थाओं को समझते हैं, उन्हें भी हमारी आस्थाओं को समझना होगा। और 9 दिन तक मैं मेरे संगठन से भी चर्चा कर चुका हूं, मेरी सरकार से भी चर्चा कर चुका हूं। 9 दिन तक दिल्ली के अंदर मांस नहीं बिकेगा। धार्मिक आस्था को देखते हुए और सनातन की आस्था को देखते हुए ये अच्छा सुझाव है। अपेक्षा करता हूं कि दिल्ली सरकार इसकी चिंता करेगी। खाली मीट क्यों बंद होना चाहिए? अंडा, मीट, मछली, बियर, विस्की, दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, छोले भटूरे, भल्ले, पापड़ी, कोल्ड ड्रिंक, गुटखा, ये सब बंद होना चाहिए। गुटखा के जितने जीएसटी जो चोरी वहां होती है, सबसे ज्यादा इनके बड़े डोनर हैं। सभी ने यही कहा है कि हम वॉलंटियर बनकर अपने धर्म को पवित्र रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी 90% दुकानें बंद होगी। अगली बार हम और कदम उठाएंगे। और ऐसे माहौल में धीरेन्द्र शास्त्री और मौलाना आमने सामने हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा
लव जिहाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि पर प्रण ले रहा हूं, लव जिहाद जो भारत में हो रहा है वो बंद हो। इस बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन ने पलटवार किया है। लव जिहाद मुसलमानों के खिलाफ साजिश की तरह पेश हुआ है। इस लव जिहाद में मुस्लिम युवाओं का कोई भी वजूद नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री कट्टरपंथी विचारधारा वाली फौज तैयार कर रहे हैं और इससे वो देश में अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं। इससे सिर्फ नुकसान होगा, किसी का भी कोई भला नहीं होगा। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं और मौलाना बरेलवी क्या कह रहे हैं। नवरात्रि में हमको ये प्रण लेना है, कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सनातन के काम आवे। और हे भगवती, नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसा हिंदू राष्ट्र तैयार करना चाहते हैं और कैसी कट्टरपंथी विचारधारा की फौज तैयार करना चाहिए कि वो देश को किधर ले जाए, समाज को किस रुख पे डालना चाहिए। लव जिहाद की वो बात करते हैं, लव जिहाद का मुसलमानों में कोई वजूद नहीं, ये खुद इनकी पैदावार है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, सूर्य ग्रहण अब से कुछ वक्त में होगा। सूर्य ग्रहण सूतक और संयोग। इससे पहले 14 दिन पहले चंद्र ग्रहण आया था। ठीक इस तरह से जब चांद पर ग्रहण लगा उस दौरान ज्योतिष कुछ कह रहा था, विज्ञान कुछ और कह रहा था। और अब चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण अब से कुछ वक्त बाद लगने वाला है। लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं क्या इसका कुछ असर भी होता है। इस पर मान्यता कुछ और है और विज्ञान कुछ और कहता है। और ये ठीक कल से नवरात्रे शुरू हुए। इससे पहले तस्वीर आई असम के मुख्यमंत्री की, हेमंता बिस्वा शर्मा की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, असम के सीएम तर्पण कर रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है, हरिद्वार में थे। दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं, देखिए बंगाल, कोलकाता में आज शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे लोगों के बीच और महल्या मनाते हुए मां दुर्गा का स्वागत करते हुए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया में सूरज निकल आया है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सूरज अभी आपको चमकता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद सूर्य ग्रहण होगा। और ऑस्ट्रेलिया में क्या मान्यता है ये अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या असर पड़ेगा आपकी चीजों पर, जिंदगी पर, और इस पर विज्ञान क्या कहता है। अब से कुछ देर बाद लगने वाला है सूर्य ग्रहण। पूरी दुनिया आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही है। 2 हफ्ते पहले जैसे चांद पर ग्रहण लगा था और वो ब्लड मून बन गया था, वैसे ही इस बार सूरज के साथ अनोखी घटना होने वाली है। कुछ पल के लिए सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आ पाएगी। जो सूरज धरती को रोशनी और ऊर्जा देता है उस पर ग्रहण लगेगा तो इसका असर क्या होगा। हर कोई ये जानने को बेताब है कि नवरात्र से पहले लगने वाला सूर्य ग्रहण क्या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव लाएगा और यह अनोखी घटना कहां कहां और कैसे दिखाई देगी। अब आइए आपको दिखाता हूं ये सूर्य ग्रहण कब से कब तक होगा, कहां होगा, क्या असर डालेगा। अब से कुछ देर में बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। साल का आखिरी रात 10:59 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी और आधी रात
करीब 1:11 पर सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा। 1:11 पर ज्योतिषियों के मुताबिक तब सबसे ज्यादा असर होगा और तड़के 3:23 तक सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। यानी 4 घंटे में 24 मिनट तक यह खगोलीय घटना होगी। यह सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, यानी पूरी तरह से अंधेरा नहीं होगा। सूर्य ग्रहण रात में लग रहा है, इसलिए भारत में नहीं दिखेगा। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लगता है। सूतक का मतलब शोक काल या अशुद्ध समय होता है। मान्यता है कि सूतक में पूजा पाठ या शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं है। हालांकि कुछ ज्योतिषी मानते हैं कि सूर्य धरती में ऊर्जा प्रकाश का आधार है, इसलिए सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो कुछ ना कुछ असर हो सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण से सावधान रहना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए, ज्योतिषी ये कहते हैं। 122 साल बाद सूर्य ग्रहण पर एक दुर्लभ संयोग भी है। 2 हफ्ते पहले सोचिए चंद्र ग्रहण हुआ। भारत समेत कई जगह लाल चांद दिखा, यानी पितृपक्ष की शुरुआत ग्रहण से हुई और समाप्ति भी ग्रहण से। ज्योतिषियों के मुताबिक यह सूर्य ग्रहण भारत के लिए अच्छे नतीजे ला सकता है, लेकिन दुनिया में भारी उथल पुथल मचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ज्योतिषी क्या कह रहे हैं और वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं इस पर। दृश्यमान नहीं है, इसलिए इसका सूतक भी भारत में नहीं माना जाएगा। यद्यप चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व लगता है, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा। किंतु इसके प्रभाव में रत्ती भर भी कहीं कोई अंतर नहीं है, किंतु इसका प्रभाव प्रकृति के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों पर और संपूर्ण मानव जाति पर पड़ेगा। बीते 3 वर्षों में 15 दिन से में लगातार 2-2 ग्रहण पड़ते आए हैं। जिन जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई पड़ा, उनकी भौगोलिक स्थिति आज बिगड़ चुकी है। भारत के लिए यह सबसे अच्छी बात यह है कि यह दिखाई नहीं देगा। दूसरा, ग्रहण काल में ही नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है, इसलिए भारत के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा। भी साइंटिस्ट ये ग्रहण को, कोई भी ग्रहण है उसको अध्ययन करेगा। क्यों? तो हमारा कंप्यूटेशन, दैट इज इस जहां में मून होगा, उस जहां में सन होगा करके हमारा साइंटिफिक कंप्यूटेशन का फॉर्मूला से ना, वो कितना दूर ठीक है करके हम चेक करने के लिए ये ग्रहण हमको बहुत कामयाब लगा। अब सवाल ये है कि भारत में नहीं दिख रहा है। ज्योतिषी कहते हैं भारत में नहीं दिख रहा, लेकिन असर होगा, क्योंकि सूरज का असर पूरी दुनिया पर होता है। भले दिखे, देखिए कहां कहां दिख रहा है। यह आ गया दुनिया का नक्शा और इसमें ऑस्ट्रेलिया में नजर आएगा, न्यूजीलैंड में नजर आएगा, अंटार्कटिका में और फिजी में। इन 4 जगहों पर नजर आएगा ये। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर असर क्या होगा आप पर? क्या वाकई असर होगा? विज्ञान मानता है कोई असर नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष कहता है कि असर तो होगा। ज्योतिष के हिसाब से ग्रहण के दौरान बना या रखा खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य की किरण न आने से हवा में वायरस बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, इसलिए ग्रहण के वक्त खाना दूषित और जहरीला हो जाता है। इसी बात पर विज्ञान कहता है ग्रहण खगोलीय घटना है, इसका भोजन पर कोई असर नहीं होता है। आम दिनों की तरह ही ग्रहण के दौरान भी खा पी सकते हैं। अब देखिए, ज्योतिष कहता है ग्रहण से पौधे और पानी दूषित हो जाते हैं। विज्ञान कहता है ग्रहण का पौधे और पानी पर कोई वैज्ञानिक असर नहीं पड़ता है। पानी जैसा पहले था वैसा ही रहता है, पौधे भी पहले की तरह बढ़ते हैं। ज्योतिष कहता है ग्रहण में पूजा, स्नान और दान करना बेहतर है। विज्ञान कहता है पूजा पाठ या स्नान दान की जड़ें रीति रिवाज और परंपराओं से हैं। ग्रहण का असर किसी भी आध्यात्मिक गतिविधि पर नहीं पड़ता है। ज्योतिष कहता है ग्रहण से लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है और खास तौर पर ग्रहण को सीधे देखने से असर होता है। विज्ञान कहता है ग्रहण का इंसानी सेहत पर कोई सीधा असर नहीं होता है, सिर्फ वहम या डर की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। ज्योतिष कहता है गर्भवती महिलाएं बाहर निकलती हैं तो होने वाले बच्चे पर असर होता है ग्रहण में, लेकिन विज्ञान कहता है बच्चे की बनावट और सेहत डीएनए और मां की सेहत पर निर्भर होती है। इसका ग्रहण जैसी खगोलीय घटना से कोई संबंध नहीं है। तो ये 2 अलग अलग मान्यताएं हैं, ज्योतिष मान्यता के आधार पर और विज्ञान रिसर्च और साइंस के आधार पर। दोनों को सुनिए क्या कह रहे हैं।
शुरू हो जाता है। तो दूध में या कोई ऐसी चीज जो आपने खाना बना के रखा हुआ है, जो पका हुआ खाना है, कच्चे में नहीं, उसमें सब में तुलसी डाली जाती है, जिससे कि वो खाना शुद्ध रहे, पवित्र रहे और आप उसे बाद में ग्रहण कर सके। क्योंकि उस समय जो भी भोजन बना हुआ होता है वो शुद्ध नहीं रह जाता, उसे शुद्ध रखने के लिए ही तुलसी डाली जाती है। सिर्फ मना करा जाता है और ज्यादा प्रिकॉशंस बताई जाती है गर्भवती महिलाओं को। जी, ज्योतिषी जो है वो कई किस्म के पाबंदी बताते हैं, लेकिन वैज्ञानिक एज साइंटिस्ट हम आपको कोई भी पाबंदी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज है। ये कोई ऐसी स्ट्रेंज चीज नहीं है, या ना उसमें कोई किरण पड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है। यानी कि सूर्य ग्रहण के वक्त आप खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए सूर्य ग्रहण होता कैसे है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी दिख रही है, वो सूरज है, बीच में आ गया चांद, सूरज के बीच में चांद आ गया तो ये सूर्य ग्रहण है। और सूरज के बीच में जब पृथ्वी आ जाए, चांद और सूरज के बीच में, तो वो चंद्र ग्रहण है। अब आपको बताऊं क्यों और कैसे होता है ये, और अलग अलग देशों में इसको लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सूरज और वो पृथ्वी, बीच में चांद आ रहा है। ये जो सूरज की रोशनी सीधे पृथ्वी पर पड़नी थी, चांद की वजह से जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पर नहीं पड़ पाएगी, वहां सूर्य ग्रहण होगा। अब आपको बताऊं, धरती सूरज के चक्कर लगाती है और चांद लगातार धरती की परिक्रमा करता है। इसी दौरान जब चांद सूरज और धरती के बीच में आ रहा है, तो कुछ समय के लिए सूरज की किरण धरती पर नहीं पहुंच पा रही है, कुछ वक्त तक छाए अंधेरे को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, क्योंकि तभी चांद धरती और सूर्य के बीच में आता है। अब देखिए, दुनिया में प्रचलित है बहुत सी मान्यताएं। ये आप देख रहे हैं अजगर। चीनी मान्यता यह है कि विशाल अजगर सूर्य को निगल लेता है, इसलिए सूर्य ग्रहण पर लोग तेज आवाज में ढोल बजाते हैं यहां, ताकि शोर सुनकर और डरकर अजगर सूरज को छोड़ दे। यह मान्यता है। नॉर्डिक यानी उत्तरी यूरोपीय देशों में भेड़िए वाली कहानी बहुत प्रचलित है। मान्यता है कि एक विशाल भेड़िया सूरज को निगलने लगता है और इसी के असर से ग्रहण लगता है। बाद में लोग भेड़िए पर हमला करते हैं तो भेड़िया सूरज को छोड़ देता है, यानी ग्रहण समाप्त हो जाता है। एक और मान्यता है वियतनाम में कि विशाल मेंढक सूरज को निगल जाता है, फिर मेंढक का स्वामी उसे सूरज को उगलने के लिए मनाता है। मेंढक सूरज को उगल देता है, तब जाकर सूर्य ग्रहण खत्म होता है। उसी तरह ईसाई धर्म में सूर्य ग्रहण को प्रलय से भी जोड़कर देखा जाता है। कुछ मान्यताएं कि सूर्य ग्रहण सिर्फ प्रलय का संकेत है, ग्रहण को धरती पर तबाही से पहले की चेतावनी की मान्यता है। ये अलग अलग मान्यताएं हैं, बहुत से लोग मानते हैं और बहुत से लोग इसे नहीं मानते हैं। सुनिए जरा, क्या ज्योतिषी मानते हैं और वैज्ञानिक मानते हैं? देखेंगे वर्ल्ड के ईस्टर्न साइड पर आपको कुछ चेंजेस, कुछ फायर एक्सीडेंट्स जो हैं, कुछ वाटर रिलेटेड अटैक्स जो हैं इस टाइम पर देखने को मिलेंगे। फायर अटैक्स होंगे, पानी से रिलेटेड घटनाएं आपने चंद्र ग्रहण में देखा, जल से शुरू हुआ, बाढ़ शुरू हुई। अगले दिन आपने देखा बाली में भी बाढ़ आई। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वहां पर भी रिजाइन करा। नेपाल में आपने देखा, ये प्रेडिक्शन भी हमने सभी चैनल्स के माध्यम से की थी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां जनता जो है सरकार के अगेंस्ट जाएगी। सूर्य देव जो है हमारी आत्मा के कारक है, हमारे पिता के कारक है। आप देखेंगे भारत में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। आने वाले इलेक्शंस भी आ रहे हैं। बिहार के इलेक्शंस में आप देखेंगे एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड और नया चेहरा सामने आएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि चांद ने सूरज को ढक लिया है। चांद माना बहुत छोटा है साइज में, लेकिन सूरज हमसे इतना दूर है कि चांद सूरज को छुपा पाता है। उसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस बार पार्शियल सोलर एक्लिप्स है और ये सोलर एक्लिप्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा दिखेगा। इंडिया में ये नहीं दिखने वाला है। अगर हम साइंस की बात करें तो बस ग्लोबल असर ये पड़ता है कि जो भी एक्साइटेड लोग होते हैं, जो इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं फिनोमेना को, वो ट्रैवल करके जाते हैं लोकेशंस पे जहां पर दे कैन सी इट। कुछ एक्सपेरिमेंट्स अगर करने हैं, अगर सूरज के फिनोमेनास को कुछ पढ़ना है तो वो सब किया जा सकता है। आइए अब आपके लिए अच्छी खबर।
सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा नहीं पता, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है जिसका असर कल से होगा। वो असर यह है कि जीएसटी ग्रेट सेविंग त्योहार आपके लिए शुरू हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अचानक कि 5 बजे आज देश को संबोधित करेंगे। बहुत से लोग डर गए कि पीएम मोदी संबोधित करेंगे, पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन सबने यह समझ लिया था कि पीएम मोदी जीएसटी में जो कल से राहत लागू होने वाली है उस पर बात करेंगे। नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े बड़े त्योहार आए तो मोदी आपके लिए बम्पर उपहार लाए। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। बचत वाला तोहफा आपको मिलेगा जीएसटी कटौती से, जो अब बन गया है द ग्रेट सेविंग त्योहार। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। मां दुर्गा के आगमन के साथ ही देश में जीएसटी बचत उत्सव का आगाज हो रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। नए टैक्स सिस्टम से किशन का बजट भी नहीं बिगड़ेगा और आपकी जेब भी भरेगी, जिससे त्योहारों की रौनक और बढ़ेगी। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। अब आपके लिए वो जानकारी जिसका आपको इंतजार है, क्या कितना सस्ता होगा कल से। अमूल का दूध 1 लीटर जो 77 का था वो अब आपको 75 से मिलेगा कल से। घी 1 लीटर 650 का था, कल से 610 का मिलेगा। 1 किलो पनीर 435 का था, कल से 420 का मिलेगा। 1 किलो बटर जो 625 का था अब 585 का मिलेगा। चीज 1 किलो 560 की थी, अब 525 की मिलेगी। रेल नीर पानी 1 लीटर 15 रुपए की जगह अब 14 रुपए का मिलेगा। और पानी कैन 20 लीटर का जो आता है वो 95 की जगह 90 रुपए का मिलेगा। साथ ही ब्रेड 20 रुपए की जगह 19 रुपए का मिलेगा, 1 रुपए कम। बिस्किट का पैकेट 50 रुपए में जो पहले था अब 44 का मिलेगा कल से। कॉर्नफ्लेक्स जो 100 रुपए के थे वो 87 रुपए के मिलेंगे। नूडल्स 100 रुपए का नूडल्स का पैकेट 93 रुपए में मिलेगा। और नमकीन का पैकेट जो 100 रुपए का था वो भी 93 रुपए का हो गया। चॉकलेट 150 ग्राम 200 की थी, अब 180 की मिलेगी कल से आपको। आइसक्रीम 55 ml वाली 10 रुपए की वो अब 9 की मिलेगी। टूथपेस्ट 100 की जगह 87 रुपए में मिलेगा। और साबुन 10 रुपए की जगह 8 रुपए में मिलेगा। तेल 10 की जगह 8 रुपए में आप खरीद पाएंगे। शैंपू कल से 50 रुपए की जगह 44 रुपए में। टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो टीवी जो लगभग 10,000 का था वो आपको 9,000 में मिल जाएगा, यानी 1,000 रुपए की बचत। एसी जो 30,000 का था वो 27,000 का आप ले सकेंगे, यानी 3,000 की बचत। अब देखिए बचत कितनी हो रही। पहले अगर आप लेते तो 43,047 रुपए खर्च करने पड़ते, अब इतना ही सामान लेंगे तो 38,999 यानी 4,000 रुपए की बचत होगी आपकी। अब बात यह है कि कुछ और चीजें जिस पर टैक्स 0 हो गया है, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा बहुत सी चीजों पर जो रोजमर्रा की आपकी जरूरत की चीजें हैं। देखिए वो क्या क्या है। टैक्स मुक्त क्या क्या हो गया है। कल से ताजा फल अगर आप किसी स्टोर से लेते हैं और सब्जियां टैक्स फ्री हैं। दूध, पनीर और रोटी अगर आप ले रहे हैं या आटा, पराठा, खुला आटा और छेना टैक्स फ्री है। अंडा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और 33 जीवन रक्षक दवाएं, इन पर टैक्स नहीं है। तो त्योहार के मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बचत उत्सव की शुरुआत की है। सुनिए। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया। और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए
अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, कम खर्च करना होगा। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और सिर्फ इतनी ही बचत नहीं है जो मैंने आपको बताई, अब आपको बताऊंगा। अगर आप हेयर कट के लिए जा रहे हैं, अगर आप सैलून जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो वहां भी बचत होगी। जैसे देश में कई सेवाओं पर जीएसटी दर कम होने लगी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर अब टैक्स नहीं लगेगा। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी नहीं है, मतलब जीरो टैक्स। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर जीएसटी 18 से 0 हो गया है, यानी पहले 18% लगता था, अब 0 हो गया। 22 सितंबर के बाद रिन्यूअल प्रीमियम पर भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी अगर आप प्रीमियम रिन्यू कराएंगे तब। फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की 50,000 प्रीमियम पर 9,000 बचेंगे। अब हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास की टिकट सस्ती हो जाएगी, जबकि हवाई जहाज में बिजनेस क्लास का किराया महंगा हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट क्लास की टिकट में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्यूटी और सेहत से जुड़ी सर्विसेज पर जीएसटी 18 से 5% हो गया है। 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% था। मतलब अगर 100 रुपए वाला टिकट ले रहे हैं तो 93 रुपए में मिलेगा अब वो आपको, जबकि 100 रुपए से ज्यादा का टिकट होगा तो 18% जीएसटी लगेगा। होटलों में 1,000 रुपए तक के कमरों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1,000 से 7,500 किराए वाले पर 5% टैक्स लगेगा, यानी 5,000 का रूम है तो 600 नहीं, अब सिर्फ 250 रुपए टैक्स लगेंगे इस पर। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। सिर्फ सस्ता नहीं, पहली चीज तो कल से आपको हर सामान सस्ता मिलेगा, और अगर आपको सामान सस्ता नहीं मिलता है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, यानी पुराने एमआरपी पर आपको सामान नहीं लेना है कल से। देखिए क्या करना है आपको। पुरानी एमआरपी को लेकर मोदी सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है पुराने स्टॉक पर भले एमआरपी ज्यादा हो, लेकिन यह सामान भी नए भाव के हिसाब से ही देना होगा। यानी दुकानदार ने माल अगर पुराना खरीद रखा है, आपसे कहेगा मैंने तो माल पहले का ले लिया है, आपको उसी दाम पर लेना होगा, नया माल अभी लिया नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है आपको आज के भाव पर सामान देना होगा दुकानदार को, मतलब ग्राहकों को घटाई गई जीएसटी दरों का फायदा मिलेगा। कोई चीज 22 सितंबर से पहले बनी है तो भी भाव नए जीएसटी स्लैब के हिसाब से होगा। कंपनियों को सरकार ने पहले कहा था कि नई एमआरपी के लेबल लगाएं, साथ ही कम भाव को लेकर अखबारों में विज्ञापन भी देना था। लेकिन अब सरकार ने अपने इस आदेश में बदलाव किया है, यानी जरूरी नहीं है कि पुराने सामान पर नई एमआरपी का स्टिकर लगा हो, बस उस सामान पर टैक्स छूट के अनुसार कीमत कम करके बेचना होगा। मगर यह छूट सिर्फ 22 सितंबर से पहले निर्मित उत्पादों पर ही मिलेगी। नई पैकिंग और सामान पर संशोधित कीमतों को ही लिखना होगा। अगर कोई पुरानी एमआरपी पर सामान बेचता है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। उपभोक्ता विभाग ने नंबर जारी किया है 1915 पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको कोई ज्यादा दाम पर या पुराने वाले दाम पर सामान बेच रहा है 1915।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और जीएसटी हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं आप। साथ ही वेबसाइट पर भी शिकायत की जा सकती है। हालांकि दवाओं के लिए अथॉरिटी ने अपने आदेशों में कहा है कि मूव कीजिए इसे, आदेशों में कहा है दवा बनाने और बेचने वाली कंपनियों को एमआरपी अपडेट करनी होगी। नई सूची डीलर, रिटेलर, सरकार को देना होगा ताकि ग्राहक को दिखाया जा सके। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट पब्लिक को देते रहते हैं। फेस्टिवल में आने से तो क्या होगा, मिडिल क्लास लोगों के पास जो एक लिमिटेड बजट होता है तो उसमें से ज्यादा हिस्सा बचेगा शॉपिंग करने के लिए डॉटिंग आइटम्स में, ये जो भी चीजें बहुत फायदेमंद होता है हम लेडीज के लिए, तो पॉकेट फ्रेंडली है काफी हद तक। हम भी तो छोटी छोटी बार्गेनिंग करके ही बचाते हैं, तो ये तो हमारे लिए बेस्ट ऑफर्स है। सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ी राहत मानती हूँ क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये काफी हम लेडीज के लिए। जीएसटी का तो इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सीधी चीज देखिए, कार वगैरह के अंदर तो ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस ही कर दिया। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट वो प्रोबेबली 22 तारीख के बाद से उसका इम्पैक्ट आते आते शायद दो से 4 हफ्ते लग सकते हैं। निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने दिया है वो व्यापारियों के लिए दीपावली का तोहफा है, और ये तोहफा सब छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको भी मिलेगा, और जो बड़े व्यापारी हैं उनको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर हैं उनको मिलेगा। जिस तरह से जीएसटी में उन्होंने छूट दी है, ये जो एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया कि अपनी शॉप के ऊपर लिखो कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान में बना हुआ माल बिकता है, उस पे एक मेजर इफेक्ट आने वाला है। जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं वो बिल्कुल सही ले रहे होंगे, अपने देश के हित में, अपने पब्लिक के हित में, क्योंकि उनकी जनता पूरी इंडिया है। बहुत अच्छा मूव है क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आम लोगों पर स्पेशली मिडिल क्लास पर जीएसटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। बहुत सारी जो घरेलू रूटीन की चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें हैं, वो महंगी मिल रही थी ड्यू टू द हाई टैक्सेस। महंगाई बहुत इफेक्ट आएगा। आज अमूल ने भी कुछ रेट अपने कट किए हैं, बाकी कंपनीज भी अब कट करेंगी, जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा बहुत बड़ा। और मोदी सरकार हमेशा स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए हमेशा करती आई है और हमेशा करते हैं, वो करते रहेंगे इन फ्यूचर भी। जब आपकी पॉकेट में पैसा बचेगा तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं मार्केट में और प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए यूटिलाइज करोगे। लोगों को आप सुन रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, लेकिन चीजें सस्ती नहीं हुई, कुछ चीजें महंगी भी हुई हैं। 40% भी टैक्स लगा है कुछ चीजों पर। मैं आपको बताऊं कौन से सामान हैं जो महंगे हो गए हैं। 40% जीएसटी, उसमें यह तो जरूरी भी था जिसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद है, क्योंकि यह जानलेवा भी है। सिगरेट, प्रीमियम शराब और एडिशनल शुगर ड्रिंक्स शामिल है जिसपे 40% टैक्स। रिवॉल्वर, लग्जरी सामान और हीरा शामिल है इसमें। साथ ही कीमती रत्न, क्रिकेट मैच के टिकट, ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी। पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी, वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। और आइए, इस त्योहार में अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बाइक की कीमतें भी कम हो गई। टैक्स दरें कम होने से मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएंगी। बुलेट, पल्सर, अपाचे समेत कई बाइक की कीमत कम होगी। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी की बाइक 22,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। बजाज के दोपहिया वाहनों में 20,000 रुपए तक की कटौती है। बजाज पल्सर 11,500 रुपए कम कीमत में मिलेगी, जबकि बजाज प्लेटिना खरीदने पर 7,000 रुपए कम देने होंगे। हीरो स्प्लेंडर प्लस अब 8,000 रुपए कम कीमत में मिलेगी, जबकि हीरो की HF डीलक्स बाइक पर 6,500 की बचत होगी। टीवीएस अपाचे पर 12,000 से 27,000 तक कम चुकाने होंगे। होंडा शाइन करीब 9,000 रुपए तक कम कीमत में मिलेगी। यामाहा के 2 व्हीलर पर 11,000 से लेकर 19,000 तक बचेंगे। दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कम होने से ग्राहकों में उत्साह है। डीलरों के मुताबिक 22 सितंबर के बाद की बुकिंग बहुत बढ़ गई है, यानी जो बाइक पहले खरीदने की सोच रहे थे वो कह रहे हैं अब 22 के बाद ही लेंगे। ज्यादातर लोग टैक्स कटौती के बाद बाइक खरीदना चाहते हैं। इससे लॉन्ग टर्म
में बिक्री 20% तक बढ़ाने का अनुमान है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी कम होने से बड़े उछाल की उम्मीद है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा डीलर्स क्या कह रहे हैं। बुकिंग्स आने की उम्मीद है, बुकिंग्स आनी शुरू हो गई हैं और अब जो समय है 22 तारीख से लेकर और 18 तारीख धनतेरस तक का, अक्टूबर तक का, ये बहुत चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स नहीं रहेगा, इन टर्म्स ऑफ क्राउड मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि लोग उमड़ के आएंगे और बहुत अच्छा मेरे ख्याल से आने वाला समय हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें अगर हम जीएसटी के लाभ की बात करें तो A&B सेगमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, 60,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक फायदा है। हम सभी एक्साइटेड हैं, कस्टमर्स के साथ भी, और बस ये कस्टमर से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अपनी अपनी गाड़ी सुरक्षित करें, क्योंकि गाड़ियों की जरूर कमी हो सकती है और कस्टमर्स की कमी नहीं होगी मार्केट में इस बार। तो बाइक वालों के लिए अच्छी खबर, तो कार वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कार भी सस्ती होने जा रही है। जीएसटी कटौती से कारों की कीमत में हजारों रुपए की कमी आ रही है। ज्यादातर ब्रांड की कार खरीदने में कम टैक्स लगेगा, जैसे मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 पर 40,000 तक की बचत है। मारुति सुजुकी वैगनआर पर 57,000 तक की कटौती संभव है। टाटा नेक्सॉन की कीमत करीब 1.5 लाख तक कम हो जाएगी। टाटा अल्ट्रॉस पर 1,10,000 तक की कमी हो सकती है। हुंडई वेन्यू पर 68,000 1,32,000 तक की बचत हो सकती है इसके दरमियान। किया सोनेट पर 70,000 से 1,64,000 तक कम होंगे और टोयोटा फॉर्च्यूनर पर 3.5 लाख तक भारी बचत होगी। इनोवा हाईक्रॉस पर 1 लाख से ज्यादा की कटौती हो सकती है। महिंद्रा बोलेरो नियो कार में 1,27,000 तक कम होंगे। महिंद्रा थार खरीदने वालों को 1,35,000 कम देने होंगे। टाटा सफारी पर 1 से 45 के बीच में जो है कमी होगी। मर्सिडीज की कारों में 2.5 लाख से 11 लाख तक की भारी बचत होगी। कुछ कारें 40% टैक्स के दायरे में आएंगी, लेकिन महंगी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इन पर 28% जीएसटी के साथ 17% तक पहले सेस लगा करता था, यानी कुल टैक्स इसका हो जाता था 45%। अब घटकर 40% ही होगा, क्योंकि सेस हट गया। इनमें पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी है, 1500 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी डीजल गाड़ियों पर 40% टैक्स लगेगा। तो यह है अच्छी खबर। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कार डीलर्स क्या कह रहे हैं। लेनो जैसी गाड़ियां 85,000 रुपए सस्ती हो गई हैं और हमारी ऑल्टो जो कि हार्ट बीट है आम जनता की, वो 1,07,000 रुपए से सस्ती हो गई है। एस्प्रेसो 1,30,000 रुपए सस्ती हो गई है पहले से। बहुत ज़्यादा हम उसमें ग्रोथ भी देख पा रहे हैं, 30 से 35% के आसपास लगभग आ रही है। कई मॉडल्स पे ये 45-47% के आसपास है जो ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स। कीमतें घटने के बाद ये सबके लिए अफोर्डेबल हो रही है। तो सब जो है मेरे को लगता है बहुत सारी जनता जो अफोर्ड नहीं कर पाती थी वो लोग अब इस ब्रैकेट में आना शुरू हो जाएंगे। छोटी गाड़ियों पे भी गवर्नमेंट ने भी और मारुति ने भी बहुत ध्यान दिया है। तो रिडक्शन आया उससे बायर्स के लिए बहुत अच्छा बून है ये, एंड सब बहुत लोग अभी कार अफोर्ड कर पाएंगे, एंड मैं भी उसी वजह से ही आई एम ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ जीएसटी। पहले से काफ़ी राहत है, जब रेटों में कम आएगा। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूज़ कार देखना आया था, तो अब मैं नई पे भी जा रहा हूँ डिस्काउंट को लेकर के, भाई जीएसटी से कम है, अदर डिस्काउंट भी है, तो उस हिसाब से काफ़ी फ़ायदा है। देखिए, वो यूज्ड कार खरीदने आए थे और उन्हें पता चला कि जीएसटी कम हो गया है, पैसे कम लगेंगे, तो अब नई कार ही खरीदने की सोच रहे हैं। ये बदलाव आएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे दूसरे लिहाज से भी देखते हैं कि पीएम मोदी ने कैसे एक ब्रह्मास्त्र चला है। पिछले दिनों आपको याद होगा, टैरिफ भारत पर 50% लगा दिया गया। H1B वीजा पर 88 लाख रुपए लगा दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर इससे क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया है, इससे देखिए असर क्या होगा। क्या अमेरिका को जवाब दे पाएंगे हम? कैसे? अमेरिकी टैरिफ और H1B वीजा की सख्ती की काट निकालने की तैयारी है और अमेरिकी फैसलों से भारत का नुकसान कम करने का खाका तैयार किया गया है। भारत में जीएसटी कटौती से ज्यादातर सामान सस्ते हो जाएंगे। इससे होगा क्या? देश के भीतर खपत और उत्पादन बढ़ जाएगा। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है। हर साल अमेरिका को 7 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचता है। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत को 30,000 करोड़ का नुकसान संभावित है और
भारत के कपड़ा और ऑटो इंडस्ट्री को बड़े घाटे का डर सताने लगा था। इस दरमियान माना यह जा रहा है कि इससे फायदा यह होगा कि ज्यादातर सामान पर 5 और 18% के 2 स्लैब बनाकर चीजें सस्ती कर दी। सरकार के इस कदम से रोजमर्रा के ज्यादातर सामान सस्ते हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के मुताबिक इनकम टैक्स और जीएसटी कटौती से 2.5 लाख करोड़ का फायदा होगा, क्योंकि टैक्स घटने से सामान सस्ते होंगे और बाजार में खरीद बढ़ जाएगी। उत्पादन और खपत बढ़ने से उद्योगों और उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। भारत में ही सामान बनेगा और भारत में ही तेजी से बिकने लगेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपए का फ्लो बढ़ जाएगा। मतलब अमेरिकी टैरिफ से नुकसान को जीएसटी मुनाफे से कंट्रोल किया जाएगा। इससे अमेरिका का सामान नहीं भी खरीदेगा अगर अमेरिका, तो भी भारत को नुकसान नहीं होगा। भारतीय बाजार में उछाल आएगा, जिससे जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। मांग और सप्लाई बढ़ने से कंपनियों और सरकार को भी मुनाफा होगा। यह है इस कदम के पीछे की बड़ी जहनियत। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं और सियासतदान देश के क्या कह रहे हैं। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बना। हमारे देश के लोगों को आवश्यक जो चीजें हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उसकी कीमतें कम होने वाली है और लोगों को इसका फायदा होगा। 8 साल तक आपने इस देश की जनता के ऊपर टैक्स का बोझ लादा क्यों? विपक्षी पार्टियों से लेकर देश की जनता कह रही थी कि आप ये जबरदस्ती का टैक्स जनता के ऊपर लाद रहे हैं, आपने तब उनकी बात नहीं सुनी। जीएसटी में जो बहुत बड़े बदलाव का काम, लोगों की बचत का अवसर दिया है, इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा, गरीबी से मुक्त भारत बनेगा, सबके जीवन में खुशहाली आएगी। 55 लाख करोड़ रुपया वसूलने के बाद अब आप कह रहे हो कि इसके अंदर बहुत नुकसान हो गया। वो जो आपने पैसा वसूला है वो कहां गया? जीएसटी में राहत दे करके देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है और लोगों की इससे सेविंग होगी और देश की अर्थव्यवस्था एक नई क्षितिज तक पहुंचेगी। देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उसमें यह एक अहम कारगर कदम होगा। आपकी जीएसटी ने देश के 90% लोगों की कमर तोड़ दी। 8 साल के बाद कुंभकर्ण की निंद्रा टूटती है। आपको जीएसटी का पता भी है प्रधानमंत्री जी? अगर आप देखें 2014 से पहले जितने डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस थे, उसके कारण देश में एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति थी। का सामान, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, स्कूटी, कार, इन सब चीजों के दाम कम होंगे, बचत होगी। जीएसटी से कुछ टेम्पररी राहत अभी मिल सकती है। 2 महीने के बाद कंपनी फिर रेट बढ़ा लेगी, कंपनियों का मार्जिन बढ़ जाएगा, लोगों को वही पैसा देना पड़ेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कैसे जन सैलाब सड़क पर आ गया एक सिंगर के लिए। सिंगर की मौत का सच क्या है, अब सवाल ये उठ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जुबिन गर्ग की। आज उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। जरा भीड़ देखिए आप, उनके फैंस देखिए। बारिश हो रही थी, पूरे स्टेडियम में देखिए खचाखच भीड़, कदम रखने की जगह नहीं। उसके बाद देखिए ये हुजूम जो आप देख रहे हैं, ये उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ थी। सड़क पर कदम रखने की जगह नहीं है।
अब ये देखिए जरा, जो उनके फैंस थे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो रो पड़े, बिलख पड़े। उनकी पत्नी रो रही है, जो पुलिस मौजूद थी वो रो रही है। आप देख रहे हैं रोता बिलखता, किसी सिंगर के लिए इस कदर फैन फॉलोइंग, इस कदर लोगों का लगाव और जुड़ाव शायद आपने पहले देखा हो। जिस तरह से लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, सभी शामिल है इसमें। खुद देखिए, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जुबिन गर्ग की जो मौत हुई वो स्कूबा डाइविंग से हुई और उनका आखिरी वीडियो है, यह दावा किया गया है। और यही उन्हें हार्ट अटैक आया और पानी में कूदने के बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है उनकी मौत से पहले का आखिरी वीडियो है उनका, यह दावा किया जा रहा है। आइए अब आपको बताऊं उनकी मौत कैसे हुई और अब उनकी मौत पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कहा जा रहा है? दरअसल 20 सितंबर को जुबिन गर्ग का एक कॉन्सर्ट होना था। सिंगापुर के कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम से एक दिन पहले वो स्कूबा डाइविंग करने गए थे। जुबिन गर्ग के साथ उनके 7-8 दोस्त मौजूद थे। उन्होंने दोस्तों के सामने पानी में छलांग लगाई। वहां मौजूद बाकी लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन दावा ऐसा किया गया कि जुबिन ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। कहा यह जा रहा है कि स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हालांकि कई लोग इसे मौत की जगह हत्या भी बता रहे हैं। सिंगापुर के आयोजनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर भी आरोप लगे हैं। आरोप है कि आयोजनकर्ता जुबिन की हत्या करना चाहते थे और साजिश के तहत उन्हें इवेंट के लिए विदेश ले जाया गया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा सभी एफआईआर को मिलाकर एक केस दर्ज किया जाए और जुबिन गर्ग की मौत की जांच सीआईडी को सौंपी जाए। इसके अलावा सिंगापुर सरकार से भी जांच रिपोर्ट मांगी गई है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा जुबिन के फैंस क्या कह रहे हैं। असम का लड़का, घर का लड़का, सबका दिल में है वो जुबिन। रोम रोम में बसा हुआ है जुबिन गर्ग। ऐसा लग रहा है कि हम लोग का घर का जैसा ना बड़ा भाई गुजर गया है। वो हमारे लिए गॉड है एक्चुअली जुबिन गर्ग मीन्स असम, वी आर असमीज एंड वी आर लाइक जुबिन गर्ग मीन्स असम, असम मीन्स वी। असम के लोगों का तो वो तो सबके अंतर में है, सबका दिल में है, कभी मिटेगा नहीं उसका गाना। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमेशा सुनते रहेंगे। ये बहुत कमी होता है एक इंसान के लिए, कोई इतना सारा लोग और बहुत सारा स्टेट से भी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, सफर करके आ रहा है। अभी भी पता चला कि 2000 लोग और आ रहे हैं, तो सोचिए कितना प्यार करते हैं उसे। तो नहीं बोल सकते उसका मतलब वो लेजेंड है, मतलब हम लोग के लिए। जुबिंदा हमारे लिए भगवान है, जुबिंदा अमर रहे। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर जुबिन स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। स्कूबा डाइविंग में क्या किया जाता है और क्या होती है स्कूबा डाइविंग, ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग एक तरह से गोताखोरी होती है और स्कूबा डाइविंग इसमें लोग समंदर की गहराई में छलांग लगाते हैं
लेकिन इसके लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही स्कूबा डाइविंग के दौरान कई उपकरणों की जरूरत होती है, जिसमें समंदर की गहराइयों में गोताखोरों को दिक्कत ना हो। इसमें सबसे जरूरी होता है ऑक्सीजन रेगुलेटर टैंक, और इससे गोताखोरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। कई फीट की गहराइयों में सांस लेने में दिक्कत ना हो, यह है इसका मकसद। स्कूबा डाइविंग में चेहरे पर मास्क लगाया जाता है। स्कूबा डाइविंग जिससे गोताखोरी के दौरान आप सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ ही पैरों पर फिन्स लगते हैं, जिसे पंख भी कहा जाता है। साथ ही इसमें कम मेहनत के साथ गोताखोर ज्यादा देर तक तैर सकता है, यह इसकी वजह होती है। ऐसे में बिना उपकरण के स्कूबा डाइविंग खतरनाक हो सकती है। साथ ही गोताखोर को उपकरण की जानकारी हो, यह भी बहुत जरूरी है। कई बार उपकरणों में खराबी आने की वजह से भी हादसे हो सकते हैं। अब आपको बताऊं कि जुबिन गर्ग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आखिर जुबिन गर्ग का तारुफ क्या है। जुबिन गर्ग का जन्म असम के तिनसुकिया में हुआ। उनको बचपन से ही बहुत गाना गाने का शौक था। 19 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ। म्यूजिक में फोकस करने के लिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। शुरुआत में असमी भाषा में गाना गाया उन्होंने, उसके बाद वो मुंबई चले गए। बॉलीवुड में भी उन्होंने एक से एक सुपरहिट गाने दिए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई गैंगस्टर मूवी के या अली गाने की। इस गाने के लिए जुबिन को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। क्रिश 3 में उनके गाने दिल तू ही बता को भी खूब पसंद किया गया। उन्होंने अपने करियर में 40 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने गाए। यही नहीं, वो 12 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकते थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बिहार में एक बार फिर से सेल्फ गोल हो गया। पीएम मोदी की मां को फिर गाली दी गई और इस बार मंच था आरजेडी का। यह तस्वीर देख रहे हैं, तेजस्वी यादव का मंच है और इस मंच से गाली दी गई। गाली गाली हाय रे गाली। बिहार की चुनावी सियासत भी है निराली। बीजेपी ने पहले कहा मंच राहुल का था, तो पीएम मोदी की मां को गाली। बीजेपी अब कह रही है कि तेजस्वी के मंच से भी प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली। लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। जांच होनी चाहिए इस वीडियो का, इसकी सत्यता का जांच होनी चाहिए कि आखिर ये एडिटेड वीडियो को जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बना रही है, इसी से पता चलता है इनकी मानसिकता का कि ये निचले स्तर पर घटिया सियासत करने में लगे हुए हैं। गाली को लेकर महागठबंधन एक बार फिर विवादों के गलियारे में है। बात मां की है, भले ही वो प्रधानमंत्री मोदी की मां क्यों ना हो, तो तेजस्वी के बड़े भैया भी आग बबूला हैं। जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तो अब मुश्किल ये है, पहले राहुल की मंच पे और अब आरजेडी के मंच से। और अब बात लाइफ का फंडा की। जिन्हें लगता है कि पैसों की कमी और परिवार की परेशानियों के चलते उनका आगे बढ़ना और कुछ बनना मुश्किल है, उन्हें मशहूर अभिनेता इरफान खान से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इरफान खान बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे, घरेलू टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट भी हो गए थे, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि दूसरे शहर जा सके। उन्होंने क्रिकेट छोड़कर फिल्मों में करियर बनाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चुने गए, उनके पिता का निधन हो गया। पढ़ने और खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे। किसी तरह स्कॉलरशिप के पैसों से पढ़ाई की और खर्च चलाने के लिए एसी रिपेयर तक का काम किया, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए उम्मीद और संघर्ष नहीं छोड़ा। थिएटर और नाटकों में मौका मिला तो दमदार एक्टिंग से इतना प्रभावित किया कि जल्द ही चाणक्य और चंद्रकांता जैसे सीरियल में जगह मिल गई। काम तो मिला, लेकिन पैसे मिलने में इरफान को बहुत दिक्कत हो रही थी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसे के लिए बहुत इंतजार कराते। इस चुनौती को भी इरफान ने पार किया और जब फिल्मों में एक्टिंग शुरू की तो शानदार अभिनय से दिल और अवार्ड दोनों जीत लिए। दमदार अदाकारी से नेशनल अवार्ड और पद्मश्री हासिल किया और फंडा दिया। जैसे पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते, मुश्किल और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल कीजिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।